दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी ने सोनीपत में धान क्या बोए, लगता है भाजपाइयों की नींद उड़ गई है। जेपी नड्डा ने आज गोधरा में जाकर के राहुल गांधी को जी भर के कोसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इंग्लैंड में जाकर के भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे थे। राहुल गांधी ने देश को बदनाम किया ब्रिटेन में जाकर के, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें 2024 का चुनाव नज़र आ रहा है और उसमें नज़र आ रही है वो फसल जो उन्होंने पिछले एक दशक में बोई है। वो विभाजन की फसल, नफरत और द्वेष की फसल, वो एक दूसरे को लड़ाने की फसल, वो शायद राहुल गांधी ने उजाड़ करके फेंक दी है। राहुल गांधी आज धान रोप रहे हैं उन किसानों के बीच में, महिला मजदूरों के बीच में, और उनको ये आश्वस्त कर रहे हैं कि आने वाले दौर में फसल की ही नस्ल नहीं बल्कि मनुष्य जात की नस्ल भी प्रेम और सौहार्द परक होगी। राहुल गांधी पिछले एक साल से जिस तरह से सक्रिय हैं और इस देश को जोड़ने का पैगाम दे रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा उन्होंने की और उसमें महिलाओं के साथ, विकलांगों के साथ, नौजवानों के साथ, तमाम ऐसे पीड़ितों के साथ, उन्होंने काश्तकारों के साथ, दस्तकारों के साथ जो अपनी मीटिंगें की हैं और उनसे संवाद के जरिए जो भारत के मर्म को जानने की कोशिश की है, वही वो सलाहियत है जो आज उनके व्यक्तित्व को ही नहीं निखार रही है बल्कि भारत के भविष्य को भी उज्जवल बना रही है। यही कारण है कि राहुल गांधी के आज जो सवाल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा के पेशानी पर बल ला रहे हैं। राहुल गांधी ने ब्रिटेन में और अमेरिका में जो सवाल उठाए थे कि इस देश का लोकतंत्र रसातल में जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है, सरकार संवाद नहीं करती है न जनता के साथ न मीडिया के साथ। अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी ने जब वहाँ के प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद किया, तमाम पत्रकारों के साथ संवाद किया, तो राहुल गांधी की वो समझ जो उनमें अपने विद्यार्थी जीवन से थी और जो धीरे धीरे और परिपक्व होती गई कि इस देश की विदेश नीति क्या होनी चाहिए, भारत गुटनिरपेक्षता की नीति के जरिए ही इस दुनिया में अपने पक्ष को मजबूती के साथ रख सकता है। चाइना और अमेरिका के साथ समान दूरी रखते हुए और उनके साथ समान संबंध रखते हुए एशिया और दुनिया के विदेश नीति के संबंधों में संतुलन ला सकता है। वो ये भी कहते हैं कि इस देश की जो आर्थिक व्यवस्था है अब केवल निजी हाथों के जरिए समृद्ध नहीं हो सकती, वरना इस देश में असमानता और जो आर्थिक विषमता है उसकी खाई बहुत चौड़ी होती जा रही है। राहुल गांधी ने एक दौर में इस बात को कहा था कि अब भारत में दो देश बन गए हैं, एक इंडिया है और दूसरा गरीब लोगों का भारत है। जरूरत है इसके बीच की खाई को पाटने की। 2014 तक आते आते राहुल गांधी इस बात को लेकर के मुतमईन हो चुके थे कि अब उदारीकरण और नई आर्थिक नीति का समय धीरे धीरे अब खत्म हो चला है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की जरूरत है उन सार्वजनिक संस्थाओं के मजबूत करने की जिसमें लोगों को नौकरियां मिले, परमानेंट नौकरियां, सरकारी नौकरियां, और उन पब्लिक सेक्टर्स में आरक्षण का अनुपालन हो ताकि जो हाशिए पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो मध्य प्रदेश का दशमत रावत हो जिसके ऊपर कोई पेशाब करके चला जाता है,
या उत्तर प्रदेश में वो हाथरस की बेटी का परिवार हो, इन दलितों, वंचितों या अति पछड़ी जाति का कोई व्यक्ति हो, कोई नौजवान हो जिसकी हसरतें अब पंख लगा रही हैं, जो अब हायर एजुकेशन में आया है, लेकिन सरकारी नौकरियां उसके पहले ही मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। क्या दोष है इन अति पिछड़ी जातियों के नौजवानों का या दलित उन जातियों का जो अभी उस तरह से विजिबल नहीं है या उनको उस तरह से अभी अवसर नहीं मिले हैं? वे आज धीरे धीरे विश्वविद्यालयों में पहुंचे हैं, लेकिन सीधा कुठाराघात कर दिया इस सरकार ने। उन महिलाओं का जो ग्रामीण क्षेत्रों से निकल करके विश्वविद्यालय में कदम रख रही हैं, उन सुदूर पूर्वोत्तर के राज्यों से या ग्रामीण अंचल के वे नौजवान जो इंजीनियर, डॉक्टर या आईएएस बनने का ख्वाब रखते हैं, उनके माता पिता अपने बेटे को कलेक्टर और डीएम बनने का ख्वाब रखते हैं। एक सामाजिक हैसियत भी उसके जरिए बनती है। इसलिए आरक्षण सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं है। आरक्षण के जरिए वो समाज जो सदियों से पिछड़ा रहा, जिसकी सामाजिक हैसियत बेहद कमजोर हुई, वो सामाजिक हैसियत भी पाता है। उसकी आने वाली पीढ़ियां और नस्लें भी उसके जरिए एक दिशा लेती हैं, उनको समृद्धि का अवसर मिलता है। और सबसे बढ़कर किसी भी व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरियां अगर नहीं होंगी तो क्या उसमें आरक्षित वर्ग या क्या सामान्य वर्ग? राहुल गांधी ये ख्वाब देख रहे थे और दिखा रहे थे लोगों को। आप याद कीजिए, जब अमेठी से वो पहली बार चुन करके लोकसभा में पहुंचे, पहला भाषण ही उनका ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों पर केंद्रित था कि जो पढ़ लिख रहे हैं लेकिन उनका ख्वाब क्या बनने का है। ज्यादातर बच्चों ने कहा कि वे कोई ख्वाब नहीं देखते। इससे ज्यादा और क्या निराशा हो सकती है? वो जो पाश की कविता है कि सबसे बुरा होता है आदमी के सपनों का मर जाना। अगर ख्वाब नहीं तो भले ही मोदी जी ये कहते रहे कि 40-50% इस देश में नौजवान है, वो नौजवान करेगा क्या? इस मानव संसाधन का उपयोग अगर नहीं होगा, उनके भीतर हौसले नहीं होंगे, आकांक्षाएं नहीं होंगी, उनकी समृद्धि के रास्ते नहीं होंगे, वे अवसर नहीं होंगे, तो देश क्या आगे बढ़ सकता है? इसलिए देश की कमान एक प्रबुद्ध व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, एक ऐसे विजनरी व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जो नौजवानों के सपनों से मेल खाता है, जो किसानों के दर्द को पानी में उतर करके, खेतों में उतर करके उसको महसूस करता है, जो उन महिलाओं के साथ जाकर के उनके दर्द को महसूस करता है, उनके दुखों को बांटता है जिनका उत्पीड़न हुआ, या उन विकलांगों के साथ जो अपने आप में विशेष हैं, जिनको इस समाज में एक सम्मान चाहिए, एक नागरिकता का बोध चाहिए। और वो अल्पसंख्यक तबका जिसको धर्म के नाम पर ही कहीं हाशिए पर धकेलने की कोशिश हो रही है, सरेआम हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, डंके की चोट पर उनके नरसंहार की बातें हो रही हैं, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कुचालें हो रही हैं। ऐसे में राहुल गांधी का खड़े होना, राहुल गांधी का पूरी बेबाकी के साथ इस सत्ता के साथ टकराना, जिसका अपना अहंकार यह है कि वो 50 साल तक गद्दी नशीं रहेगी, उसको चुनौती देना। वो राहुल गांधी जब धान रोपते हैं तो भाजपाइयों के छाती पर सांप लौटते हैं। कोई गोधरा से ऐलान करता है, और अभी आप मोदी जी को देख लीजिएगा, अमित शाह की भाषा को देख लीजिए, जो महाराष्ट्र में जाकर के उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बनाएंगे तो अमित शाह अपनी जगह भी जानते होंगे। इस देश का संविधान सबके साथ समान व्यवहार करता है।
बाबा साहब अंबेडकर ने जिस बात को कहा था कि संविधान अगर गलत हाथों में होगा, उसका दुरुपयोग करेगा, तो संविधान कभी सही साबित नहीं हो सकता है। एक अच्छे संविधान के लिए ईमानदार और सच्चे लोगों की जरूरत है कि वो उसको लागू करवाएं, उसका अनुपालन करें, ताकि इस देश के लोगों का, इस देश के नागरिकों का विश्वास भारत के संविधान पर बना रहे, भारत की डेमोक्रेसी पर बना रहे। वो डेमोक्रेसी जो 90 साल के संघर्ष के बाद प्राप्त होती है, वो डेमोक्रेसी जिसने इस देश के हर व्यक्ति को, चाहे वो जिस जाति और धर्म से आता हो या उसकी आर्थिक स्थिति चाहे कमजोर हो या वो कोई धन्ना सेठ हो, समानता के धरातल पर ला करके खड़ा कर दिया। और वो भारत का संविधान जिसने तमाम ऐसे किताबों को, जो समाज में ऐसी आचार संहिताएं लगाते हैं जहां पर स्त्रियों, दलितों या आदिवासियों के साथ उनके जरिए शोषण और उत्पीड़न को जस्टिफाई किया जाता है, इन तमाम किताबों को हाशिए पर धकेल दिया उस संविधान ने। और उस संविधान ने ताकत दी इस देश के लोगों को। बी द पीपल ऑफ इंडिया, यहां से संविधान शुरू होता है। उन राहुल गांधी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लीडरान जिस भाषा में बात कर रहे हैं और जो हुआ पिछले दिनों, आप उसकी क्रोनोलॉजी को समझिए कि जैसे ही राहुल गांधी ने अडानी साहब के रिश्तों के बारे में पूछा, और राहुल गांधी ने कोई पहली बार यह सवाल नहीं किया था, राहुल गांधी राफेल के मुद्दे पर भी बोले थे कि उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन उस मुद्दे को, उस राष्ट्रवाद जो पाकिस्तान पर हमला करके जो हुआ था, उसके जरिए उसको मिटा दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो राफेल के सवाल उससे खत्म हो गए? उन्होंने पेगासस को लेकर के भी सवाल पूछा कि क्या कारण है कि विपक्ष के नेताओं को, पत्रकारों के साथ साथ खुद सत्ता पक्ष के तमाम मंत्रियों की जासूसी कराई जा रही है। क्या डर है मोदी जी को? मोदी जी इतना आशंकित क्यों है अपने मंत्रियों से? लेकिन तब भी इस सवाल को दरकिनार कर दिया गया। लेकिन राहुल गांधी ने जब यह सवाल पूछा भारत जोड़ो यात्रा के बाद पार्लियामेंट में कि मोदी जी, अडानी के साथ आपके रिश्ते क्या हैं, वो जो तस्वीर दिखाई उस अडानी हवाई जहाज में जब नरेंद्र मोदी जी यात्रा कर रहे हैं, मोदी जी से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। तत्काल गुजरात में जो लंबित मामला था उनका मानहानि का, वो खुल गया। और सजा कितनी हुई? सर्वाधिक 2 साल की सजा, और एक प्रावधान निर्वाचन को लेकर के कि 2 साल की सजा पाने वाले व्यक्ति को 6 साल चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं। इस देश का हर सचेत नागरिक इस बात को जानता है कि वो मानहानि का मामला कितना सतही है, उसके पीछे असल में क्या खेल है। हाईकोर्ट ने भी उस पर स्टे नहीं दिया, राहुल गांधी को कोई राहत नहीं दी, लेकिन उस खबर से बिल्कुल बेखबर, एक किस्म से लापरवाह राहुल गांधी पहुंचते हैं किसानों के बीच में धान रोपने के लिए। दरअसल ये जो हुआ कि राहुल गांधी की सदस्यता गई, उनका घर छीना गया, क्या ये मोदी सरनेम के वजह से मानहानि का मुकदमा हुआ या असल में अडानी सरनेम की वजह से हुआ? ये मामला मोदी सरनेम का नहीं है दोस्तों, ये अडानी सरनेम का है कि जब राहुल गांधी ने सवाल पूछा, और राहुल गांधी ने जिन सवालों को अमेरिका और इंग्लैंड में पूछा था, मुश्किल में डाल दिया था नरेंद्र मोदी को। उसके बाद मोदी जी गए अमेरिका यात्रा पर, स्टेट विजिट पर, और ये भारत को बड़ी सौगात थी। और जिस तरह से प्रवासी भारतीयों के बीच जो गोदी मीडिया घुंघरू बांध करके नाच रहा था,
जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा था, वो रिपोर्टिंग ये दिखाती थी कि नरेंद्र मोदी तो बॉस हैं, जो बाइडेन ने जो कहा था। लेकिन जब सवाल पूछा गया मोदी जी से कि भारत में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार के सवाल हैं, लिंचिंग के सवाल हैं, घुमाया मोदी जी ने कि नहीं साहब, डेमोक्रेसी है भारत में। सवाल मानवाधिकारों के हनन का था, जवाब डेमोक्रेसी से आया। गनीमत है कि मोदी जी की जबान से कम डेमोक्रेसी तो निकला। लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे, उन सवालों की छत्र छाया में कल नई दिल्ली पहुंचती हैं उजरा जिया, जो बाइडेन के मंत्रिमंडल की डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट मामलों की मंत्री हैं। और अगर ये सवाल राहुल गांधी के जायज नहीं थे तो ये उजरा जिया क्यों पहुंची हैं दिल्ली? और कोई मीडिया में खबर नहीं है खास कि उजरा जिया क्यों आई हैं, जो बाइडेन ने उनको क्यों भेजा है। इस देश में जो लोकतंत्र को कमजोर करने के और मानवाधिकारों के हनन के जो सवाल हैं, जो स्थितियां हैं, जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं पर वो यहां के हालात को लेने के लिए आए। तो नरेंद्र मोदी क्या घबरा गए हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या मुश्किल में आ गई है जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है? और उसके बाद भी राहुल गांधी जिस तरह से लगातार अपनी छोटी छोटी यात्राओं के जरिए अमेरिका में जाते हैं, तो वो सिर्फ प्रवासी भारतीयों के बीच में नहीं रहते या सिर्फ उन मीटिंग्स में नहीं रहते, बल्कि वो ट्रक में सवारी करते हैं जिसमें एक भारत का ही व्यक्ति उसमें ड्राइवर है। और वो दिखाते हैं उन सपनों को कि वहाँ का ट्रक ड्राइवर भी 8 लाख रुपए की पगार पर काम करता है और उसका केबिन एसी है। क्या भारत में कभी ऐसा होगा? वो आते हैं और दिल्ली में एक मिस्त्री के दुकान पर पहुंचते हैं, मोटरसाइकिल को ठीक करते हैं, उन कारीगरों से बात करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनकी मुश्किलें क्या हैं। उनके लिए देश का जो निर्माण है, उस निर्माण में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, उनके आकांक्षाओं को जानना चाहते हैं। वो पहुंचते हैं उन कंप्यूटर्स के बीच में भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, दिल्ली के उस इलाके में जहां आईएएस बनते हैं, वहां पहुंचते हैं, उन प्रतियोगी विद्यार्थियों से बात करते हैं, उनके हौसलों को बढ़ाते हैं कि लेटरल एंट्री जारी ही नहीं रहेगी या आईएएस को उस तरह से रबर स्टैंप नहीं रखा जाएगा। इस देश में डेमोक्रेसी के जो स्तंभ हैं उनको मजबूती दी जाएगी। ये उम्मीदें राहुल गांधी पैदा कर रहे हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो स्वायत्त होंगी, ये वो विश्वास पैदा कर रहे हैं। डेमोक्रेसी डगमगाएगी नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि एक सुदूर गांव में बैठा हुआ किशोर या किसी आदिवासी क्षेत्र का कोई नौजवान या किसी किसान की कोई बेटी या कोई अल्पसंख्यक नौजवान, कोई दलित बच्चा इस देश को बनाने में अपने हौसलों को, अपने सपनों को कैसे संजोएगा और क्या उसकी भूमिका होगी? राहुल गांधी लगातार उस पर चिंतन कर रहे हैं और वो धान रोप रहे हैं उस मोहब्बत का, उस प्रेम का, सौहार्द का, जिसको इस देश से धीरे धीरे खत्म करने की साजिश हो रही है। उजाड़ दी है वो पूरे विभाजन की राजनीति को राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी जो इस समय जो प्रेम को रोप रहे हैं, प्रेम का बीज, वो नए भारत के निर्माण का संकल्प है, वो इस देश में प्रेम और सौहार्द का संकल्प है, नौजवानों की समृद्धि, उनकी हसरतों के उड़ान का संकल्प है, वो उन किसानों के भी उम्मीदों का, हौसलों का संकल्प है जो आज पानी में उतर करके धान रोप रहे हैं। तो वो धान रोपता हुआ वो किसान
और उसके साथ राहुल गांधी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आज की चर्चा बस इतनी ही। बहुत शुक्रिया।